आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग फाइनली एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं। Hey everyone, this is Chetna Lalwani and welcome back to another class of FMV। देखो, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग फाइनली एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं। देखो, फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे इसके पहले ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल मॉडल एक्चुअल में क्या होता है। देखो, पहले भी क्लासेस में मैंने बताया था कि जब भी आप किसी कंपनी की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने वाले हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं या कंपनी ने लोन लेके रखा है तो उसके लोन के रीपेमेंट शेड्यूल्स बना रहे हैं, इन केस कंपनी मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है तो उस केस में किस तरह से बैलेंस शीट पोर्ट्रे होने वाली है, अगर कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रही है तब कैसे होने वाला है, अगर आप कंपनी के लिए बजट बना रहे हैं, पर्सनल बजट बना रहे हैं तो उस केस में कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनने वाली है। तो बेसिकली एक्सेल में कुछ फाइनेंशियल इनपुट देके अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल आउटपुट पाते हैं एंड उस चीज की एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में फाइनेंशियल मॉडल बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। VACC आता है, मतलब वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। सिनेरियो एनालिसिस आता है कि बेस्ट केस में कंपनी का क्या सिचुएशन रहने वाला है, वर्स्ट केस में क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर की थी जिसको मैंने अभी रिवाइज कराया है क्योंकि आज हम लोग एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं। देखो, इसके पहले कि मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल मॉडल बनाने के स्टेप पे जंप आउट करूं, डायरेक्टली हम उसको बनाना शुरू करें, हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स फाइनेंस से रिलेटेड जानेंगे। हो सकता है आप कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट हो एंड ये भी हो सकता है कि आप नहीं हो। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप हो या नहीं हो, आप दोनों ही स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्लास को देखेंगे बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ, इवन बीइंग इन द फील्ड ऑफ द कॉमर्स, आपको हो सकता है वो चीजें ना पता हो एंड आपके लिए वो न्यू हो और वो उतनी छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बेसिक चीजों को मैं कवर कर रही हूँ बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड आपको उसको समझना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है। इसके पहले की मॉडल बनाए मैं 4 बेसिक पॉइंट को आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जिसको पता है वो भी सुनेंगे, जिसको नहीं पता है वो भी सुनने वाले हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले जो आ जाता है हमारा बेसिक पॉइंट, वो आ जाता है आपका 4 बेसिक पॉइंट्स में से पहला पॉइंट आ जाता है एसेट्स। नेक्स्ट टर्म आ जाता है लायबिलिटीज। बेसिकली ये जो 4 पॉइंट्स कवर कर रही है ये हमारी 4 टर्म्स हैं जिसको मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ। एक हमारा आया एसेट, एक आ जाता है हमारा लायबिलिटीज, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपेंस एंड उसके बाद आ जाता है हमारा इनकम। ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं। कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज है एंड ये मुझे पता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे सुनिए फॉर द बेटर क्लियरेंस ऑफ द टर्म्स, ठीक है, एंड इग्नोर द राइटिंग डेफिनेटली। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि देखो स्क्रीन पे आपको देखना है, आपकी एक पर्टिकुलर फर्म है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फर्म में से अगर कोई भी पैसा आपका बाहर जाता है, दैट इज टू से आउट होता है, इट मीन्स आपने उस पैसे को यूज किया है किसी चीज की पेमेंट करने के लिए, ये हुआ आपका एक प्रकार का खर्चा, ठीक है। आपको पता है कि यार मेरे पैसे गए हैं, ये मेरे खर्चे हैं, क्योंकि पहले हो सकता है कि मैंने किसी एम्प्लॉय से सर्विस ली होगी, किसी स्टाफ ने, किसी एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ काम किया है जिसके बदले मैंने उसको सैलरी दी है या मैंने उसको वेजेस दिए गए हैं, तो मेरे हाथ से, मेरी कंपनी से पैसा गया है तो वो एक प्रकार का खर्चा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग एक्सपेंस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्या बोला है कि मैंने कोई मशीनरी खरीद ली, अब वो मशीनरी कुछ ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करके देने वाली है जिसको मैं मार्केट में बेचूंगी और उसके बदले मेरे को पैसा आएगा। इट मीन्स ऐसा खर्चा जो आपको इन फ्यूचर कैश जनरेट करके देगा, ऐसा पैसा खर्च अभी आप लोगों ने किया है कि इन फ्यूचर आपको वो बेनिफिट देगा इन टर्म्स ऑफ द कैश या किसी भी टर्म में, तो वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। एक ऐसा खर्चा जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देने वाला है। एक्सपेंस में कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, वो पास्ट में की गई चीजों के लिए जो आप पेमेंट करते हैं उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं या करंट चीजों का एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसका फायदा आपको फ्यूचर में आने वाला है, उसके लिए आज आपने खर्चा किया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक मशीनरी लेके रखी है, ठीक है,
तो मशीनरी क्या करेगी, आगे गुड्स प्रोड्यूस करेगी, उसको आप सेल करेंगे, कमाएंगे, तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये खर्चा क्या हुआ, ये खर्चा आपका एसेट्स में आ गया। नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी पैसा आपके बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है, कोई भी पैसा आपके बिजनेस के अंदर में आता है, तो आप बोलोगे डेफिनेटली ये मेरी इनकम है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी पैसा आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है जिस पैसे को आगे चल के आपको वापस रीपे करना पड़ जाएगा। क्या बोला मैंने, मेरे पास आज 10 रुपए आए, ठीक है, अगर इसको कहीं पे नहीं करना है, ये मैंने कुछ बेचा है, किसी चीज का 10 रुपए आया है, तो ठीक है, वो मेरी इनकम में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई 10 रुपए आया है जिसको मेरे को कल, परसों, कुछ सालों बाद या कभी भी लाइफ में वापस पे आउट करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट हो, विदाउट इंटरेस्ट हो, इट मीन्स वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका पैसा नहीं है, वो एक प्रकार का उधार लिया हुआ है। तो कोई भी पैसा अंदर आता है, अगर आगे से रिलेशन है उसका, मतलब आगे पे करना है, तो लाइबिलिटी है। आगे से रिलेशन नहीं है, आप लोगों ने कुछ बेचा है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो वो आपकी इनकम होती है। वैसे ही एक्सपेंस में कोई भी पैसा बाहर गया है, आगे से रिलेशन है, आगे चल के आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो आपका एसेट है। आगे चल के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, नॉर्मल खर्चे थे पुरानी चीजों के, तो वो आपके एक्सपेंस हुए। अब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स या जिन्होंने 11th 12th में पीसीएम पीसीबी लेके रखा है एंड अभी वो कॉमर्स की फील्ड में आ गए हैं, तो उनको अक्सर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अब वो पूरी क्लियर हो गई है, ठीक है। एसेट क्या हुआ समझ में आया, लायबिलिटी क्या हुई, एक्सपेंस क्या हुआ, इनकम क्या हुआ। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जब भी एसेट और लायबिलिटी को आप एक अकाउंट पे, मतलब एक शीट पे लिखते हैं, मैंने लिखा है लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज एंड राइट साइड पे लिखे हैं एसेट्स, तो ये होती है हमारी बैलेंस शीट। मतलब एक ऐसी शीट जो कि जितने भी लायबिलिटी के बैलेंस है, जितना भी एसेट का बैलेंस है, उसको ये स्टोर करती है, वो हमारी बैलेंस शीट होती है। वहीं अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताऊं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग एक P&L, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे आपकी सारी इनकम्स आ जाती है राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड पे आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो ये आपका एक P&L अकाउंट आता है। अब देखो, आज की क्लास में जो हम लोग निकालने वाले ना, उसके लिए आपको P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अभी जो मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, ये फॉर्मेट यूज किया जाता था 11th 12th में, लेकिन अब जो कंपनी में हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है वो अलग होता है। डिटेल में सब कुछ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इनकम कहां से आएगी, पहली इनकम जो आएगी वो आपकी कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी सेल करेंगे तो उससे आपकी इनकम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है सेल्स, ये आ गया सेल। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉइंट स्टॉक का, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आपके आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड इन सब का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ब्रॉट डाउन करते हैं। यहाँ सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपका डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जाके आता है आपका नेट प्रॉफिट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। आपके इनकम साइड पे आप लोगों ने सेल लिखा, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाता है। उसके बाद आपके एक्सपेंस साइड पे आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। जिस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्राउट डाउन करते हैं, इस साइड पे आपके बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है आपका, सेलिंग एंड एडमिन आ जाता है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। अभी इन्हीं को कवर करिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे बात बनने वाली है। ये हो गई नॉर्मल P&L, ठीक है, बेसिक सी P&L हो गई जो हम लोग 11th 12th में करते थे। मेन जो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहती है वो कैसे रहती है, यहाँ पे देखना, आपकी ये रहती है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आपका आ जाता है रिवेन्यू, ठीक है। रिवेन्यू में से आप अपना माइनस करते हैं COGS, उसके बाद जाके आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरे को बताओ कि ये COGS क्या होते हैं। इधर देखो,
ये जो रिवेन्यू आपका लिखा हुआ है, आपने राइट साइड वाली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सेल्स दी गई है, यही सेल्स आपका रिवेन्यू होता है। इसके बाद हम लोगों ने बोला कि अगर हम लोग सीओजीएस को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ राइट साइड वाली पीएनएल में देखो कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे आ रहा है। सेल्स में हम लोगों ने जब क्लोजिंग स्टॉक को प्लस किया, उसके बाद हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को माइनस किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ सेल्स लिख लिया है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि सीओजीएस माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया, मतलब हमारे दो टर्म्स कवर हो गए, सेल्स एंड जीपी। अब क्या बचा है, हमारा ओपनिंग स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, एंड बचा है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या बोला गया है, सीओजीएस मतलब कि क्या हुआ आपका, सीओजीएस मतलब हुआ है कि आपके सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आप प्लस करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक वाला। ठीक है, इसका जो डिफरेंस रहता है उसको चेंज इन इन्वेंट्री को आप जो है माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है सीओजीएस। सारी चीज के इफेक्ट आ गए, रिवेन्यू मतलब सेल्स, सीओजीएस को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कवर हुआ। सीओजीएस में क्या बोला, सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दो और चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट को हटा दो यहां से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। चीज वही है, बट क्योंकि ये एक कंपनी की शीट बनने वाली है तो हम लोग इस वे में नहीं जाएंगे, बट जो लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट बेसिस पे गया है उस वे में हम ओके। तो ये हमारा सीओजीएस आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब आप सीओजीएस में से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ठीक है, सेलिंग एंड एडमिन ये कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, क्या है, मैं आपको क्लियर करने वाली हूं। जब आप सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं सीओजीएस में से, वेट, अच्छा ये कट हो गया। ओके, जब हम लोग हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है एबिटा। ओके, एबिटा मतलब कि क्या होता है, एबिटा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब हम लोग क्या है, एक ऐसा प्रॉफिट निकाल रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अभी तक के इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन इन सब की एडजस्टमेंट नहीं करके रखी है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि यार मैम ऐसा प्रॉफिट क्यों निकालना, हम लोग ऐसा प्रॉफिट को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये चीज को नहीं डिडक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। देखो, कंपनी की फाइनेंशियल मॉडल जब हम बना रहे हैं, आगे चल के उसकी एनालिसिस भी करने वाले हैं, अभी तो सिर्फ बनाने की स्टेज में, तो एनालिसिस करते समय ना कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको डिटेल पे नहीं पता हो, तो थोड़ा सा डीप डाउन जाती हूँ। जब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन करते हैं ना, एक एक करके चीजों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस किए, फिर आता है हमारा ईबीआईटी, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो फिर आता है हमारा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, उसके बाद टैक्सेस माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आते हैं। इतना डिटेल में जाने का एक जो मकसद है, मैं बेसिक पे बता रही हूँ क्या होता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स जो रहता है वो पर्टिकुलर अर्निंग का आप यूज करते हैं डिविडेंड बांटने के लिए, जिसमें से भी सबसे पहले हम लोग फिक्स डिविडेंड जिसको बढ़ता है ना, दैट इज टू से हमारे प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, तो उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ईएई करके आता है, वो हम हमारे इक्विटी शेयर्स को उसमें से डिविडेंड देते हैं। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा जो रहता है वो अकॉर्डिंगली बढ़ता है सब चीजों के ऊपर। जैसे मैंने बोला, पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देना है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को देना है, इसलिए हम लोगों को उस लाइन के हिसाब से प्रॉफिट निकालना पड़ता है। हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। ओके, हमको पहले ईबिटा निकालना रहता है, फिर ईबीआईटी निकालना रहता है, उसके बाद ईबीटी निकालते हैं, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज टू से ईएटी, फिर ईएई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। इस वे में जाते हैं, इसलिए डिटेल में एक एक प्रॉफिट
अलग अलग टाइप के प्रॉफिट को निकालना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो हर किसी को उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपोर्शन होने वाला है। सो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं पूरी क्लासेस को डिटेल में कवर कर रही हूँ, तो हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या था, इक्विटी क्या था, ये ईबीटी वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा कि यार क्या बोला मैम ने। ये ना एक्चुअली एक पूरा चैप्टर होता था जब मैं स्टडी करती थी उस पे, तो वो पूरा डिटेल पे रहता था कि इस प्रॉफिट का हिस्सा पहले इसको जाएगा, सीक्वेंस रहता था। तो वो चीजें मैं डिटेल में नहीं कवर कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि हमको ये बेसिस पे निकालना जरूरी है। एक तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा प्रॉफिट के अपोर्शनमेंट के बेसिस पे, इसलिए हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे नहीं जंप आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरेटिकल पार्ट कवर हुई। अब हम लोग फाइनली एक्सेल की शीट पे काम करने वाले हैं एंड मॉडल को प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई कि करने क्या वाले हैं, अब उसको परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सेल शीट। ओके, अब हम लोग एक्सेल शीट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी रहता है करके हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल्स लाएंगे कहाँ से। बनानी है तो हमको तो रॉ डेटा चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से लाएंगे। बेसिकली बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो ये काम करते हैं करके उन लोग डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाती हैं या कई और वेबसाइट से कंपनी की फाइनेंशियल्स का पीडीएफ निकालते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करते हैं एक्सेल में। प्लीज ये काम बिल्कुल भी मत करना, आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि ये सबसे वर्स्ट वे होता है फाइनेंशियल्स को रॉ डेटा के रूप में यहाँ पे एक्सेल में लेके आने का। जब भी आप डेटा को कॉपी पेस्ट करते हो ना, पूरी डेटा की पूरी डेटा की बैंड बच जाती है, उसकी पूरा धज्जियां उड़ जाती है। अगर मैं एकदम प्रॉपर भाषा में अगर आपको समझाऊं, वो पूरा डेटा खराब हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि डेटा को कॉपी पेस्ट करने से जो उसके कॉलम्स हैं वो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि एग्जैक्टली क्या होता है एंड क्या करना चाहिए, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, आपको screener.com ये पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हो, कोई भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट आपको ध्यान रखना रहेगा कि आपको इस जो वेबसाइट है इस पे लॉग्ड इन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी आईडी डाल के लॉग इन करके रखा हुआ है। हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने रिलायंस कंपनी के ऊपर काम करने वाले हैं, सो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कंपनी की सब कुछ डिटेल मिल गई है, आपको इसके शेयर प्राइस दिख रहे हैं, स्टॉक मार्केट का जो इसका शेयर का मूवमेंट है वो आपको दिख रहा है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाएंगे, नीचे पे लास्ट पे आपको दिख रहा होगा एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपनी के रिपोर्ट्स दिए गए हैं, हमको फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिपोर्ट्स चाहिए, इस पे आप क्लिक करेंगे। नाउ अब आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल्स है ये इतनी बड़ी तो हमको चाहिए ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसके नंबर ऑफ पेजेस 525 है। कॉमन सेंस की बात है, इतना तो हम काम करने वाले नहीं, हमको बेसिकली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें चाहिए। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसके जो फाइनेंशियल्स है वो कहाँ पे हैं। ओके, सो स्क्रॉल अप करके हम आए हैं एंड यहाँ पे हमको शायद इसके फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं, ये नोट्स टू अकाउंट है। ओके, आई थिंक सो वी गॉट इट, यस। पेज नंबर 321 पे इसकी बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, ये पूरी बैलेंस शीट है हमारी कंपनी की, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्योंकि हम लोग आगे चल के पूरे मॉडल के ऊपर यहीं पे काम करेंगे। आज की क्लास में बस एबिटा तक के धीरे धीरे स्टेप फॉरवर्ड होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर पीडीएफ का एक पर्टिकुलर सेक्शन ही डाउनलोड करना रहता है, या इनकेस लाइफ में कभी भी बेसिक सी चीज बता रही हूँ, आपको पता होगी बट जिनको नहीं पता है उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको किसी बड़े से पर्टिकुलर पीडीएफ का कुछ पार्ट को ही डाउनलोड करना है, या कोई ऐसा पीडीएफ है जिसको आपको डाउनलोड करना है, बस उसके पास ऑप्शन नहीं है दिया डाउनलोड करने का, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अभी मैं स्क्रीन पे परफॉर्म करूंगी, उस बेसिस पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो हमको 321 पेज नंबर चाहिए, 322, 323 चाहिए, चेंजेस इन इक्विटी का काम नहीं है हमारा। ओके,
321 से पेज नंबर से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना रहेगा Ctrl+P। जैसे ही आप Ctrl+P प्रेस करते हैं आपको एक पॉपअप शो करने वाला है। उस पर्टिकुलर पॉपअप में आपको दिखेगा कि प्रिंट का ऑप्शन आया, बट हमको प्रिंट नहीं करना है, हमको इसको करना है सेव एज पीडीएफ। पेजेस को हम कस्टम करेंगे एंड हम लोगों ने बोला हमको 321 पेज नंबर से चाहिए, हम लोगों ने लिखा है ओके। यहाँ पे आप पीडीएफ का नंबर आपके लैपटॉप पे स्क्रीन पे ऊपर में दिखेगा ना, जैसे मेरे पे दिखा 215 एंड 219 से लेकर वहां से लेकर के 219 तक के ओके। 219 में चेंजेस एंड इक्विटी उसका हमको नहीं चाहिए, 218 तक के, यहां तक के हम लोग सेव एज पीडीएफ में जाके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर शीट को आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिलायंस के नाम से ही सेव कर दिया है, रिलायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलायंस एफएस। ओके, ये हो गया आपका चीज सेव। उसके बाद आप इसी पर्टिकुलर वेबसाइट में स्क्रॉल अप करके वापस टॉप पे आ जाएंगे एंड आपको राइट पे टॉप राइट पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल दिखेगा। इस पर्टिकुलर फाइल को भी आपको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, एंड ये ओपन करेंगे, बट अभी इसे ओपन मत करना, वेट। इस पे आपको कुछ कुछ शो कर रहा है, वो कुछ कुछ क्या है वो बाद में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने जो अपनी शीट को डाउनलोड किया है उसको देखेंगे, लेकिन अब वो क्या है, आपकी तो वो पीडीएफ डाउनलोड हुई है, हम लोग करने वाले हैं कन्वर्टर, पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्टर। आप गूगल पे सर्च करेंगे एंड आपको जो पहली वेबसाइट शो कर रही है दैट इज टू से आई लव पीडीएफ, वहां पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल को, रिलायंस ओपन, एंड यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, डायरेक्टली आपको इसको करना है कन्वर्ट टू एक्सेल। जैसे ही ये पीडीएफ फाइल आपकी कन्वर्ट टू एक्सेल हो जाएगी, इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को आपको डाउनलोड करना रहेगा। ठीक है, अब आप इस फाइल को ओपन करो। अब देखो ओके, सी एज आई सेड, टेबल 1 पे सिर्फ बैलेंस शीट ये हेडिंग आई है, टेबल 2 भी खाली पेज चले गए हैं हमारा, टेबल 3 में जाके हमारी बैलेंस शीट आई है। इसलिए मैं बोल रही थी कि डायरेक्टली इतनी बड़े पीडीएफ को डाउनलोड करना, फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना, फिर एक्सेल में पेस्ट करना, दिस वुड बी द वर्स्ट वे कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल का डेटा इस तरह से अपने एक्सेल शीट पे ला रहे हैं। पूरी चीज बिगड़ गई, सारे टेबल बिगड़ गए। क्या गलती होगी उसके लिए मैंने इतना टाइम लिया है, ताकि लाइफ में आप कभी भी काम करें आपको रियलाइज हो हार्डकोर डेटा नहीं करना है, क्योंकि कभी भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली फील्ड पे जाते हैं और इस पे काम करते हैं तो आपको ऑलरेडी डेटा बना हुआ मिलता है। तो हार्डकोर मतलब लिखना तो वैसे भी नहीं है डेटा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लाना है। तो उसके बदले क्या करेंगे, आप जो इंपोर्ट टू एक्सेल वाली फाइल जो मैंने आपको बताई थी ना, पहले हम लोगों ने किया इंपोर्ट टू एक्सेल टॉप राइट वाला, उसको ओपन कीजिए एंड नाउ यू कैन सी किस तरह से आपको पूरा प्रॉपर बना बुनाया चीज मिल गया। उतना ही लिमिटेड डेटा मिला है जितना आपको चाहिए, इतनी डिटेल में डेटा की जरूरत नहीं थी जितना हम लोगों को पीडीएफ टू एक्सेल में शो कर रहा था। ठीक है, ये आपको इंपोर्ट टू एक्सेल वाला फाइल मिल गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा शीट्स एडअप करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा शीट्स इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि आपको बता रही हूँ उसी बेसिस में काम होने वाला है। ठीक है, प्लस आइकॉन दिया गया है, वहां से आप लोग शीट को ऐड कर लेना। ओके, डेटा शीट में आपको दिख रहा है, प्लीज डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू द शीट। क्यों है ऐसा लिखा गया है, मैंने नहीं लिखा, ये वैसा लिखा लिखाया आया है, तो इस पे बाद में हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका दिया हुआ है शीट को हम लोगों ने ऐड करने वाला है। इस शीट का जो है, मैं इस शीट को सबसे फ्रंट पे ले जाऊंगी। ये फर्स्ट शीट रहेगी जिसका नाम देने वाली हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल्स देने वाली हूं। एक और शीट ऐड करने वाली हूं मैं। ओके, बिफोर मैं एक और शीट ऐड करूं, मैं इसको टैब कलर करके ग्रीन कर देती हूं सो दैट इसे मैं हाईलाइट कर सकूं अलग से। ओके, इंसर्ट करके मैंने एक और शीट को एडअप कर लिया है।
इस शीट को मैं सेकेंड पोजीशन देने वाली हूं एंड इस पर्टिकुलर शीट का नाम मैं रखने वाली हूं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक और हम लोग शीट ऐड करने वाले हैं, इसको भी टैब कलर देके ग्रीन कर लेते हैं। नाउ एक शीट और ऐड करेंगे हम लोग, जिस शीट का नाम हम लोग देने वाले हैं डेटा एंड एक एरो कर देंगे। इन शीट्स को इसी अलाइनमेंट में क्यों रखा है, इन शीट्स का नाम यही क्यों रखा है, जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। यू माइट बी थिंकिंग यार फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रही है इतना स्लो स्लो एक्सेल चला रही है, इसलिए स्लो स्लो चला रही है क्योंकि आपको समझा सके। ठीक है, एक आ गई आपकी फाइनेंशियल्स की शीट, एक आ गई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शीट और एक आ गई डेटा की शीट। ठीक है, लास्ट शीट जो थी हमारी डेटा सेट की शीट थी, जिसके थ्रू ही हम लोग सारा काम करने वाले हैं। डेटा शीट की ये जो शीट है और इसी के बेसिस पे पूरा काम होने वाला है। इनकम स्टेटमेंट सिखाई थी, याद है? ठीक है, उसके पहले हम लोग शीट की कुछ फॉर्मेटिंग कर लेंगे। देखो, अगर आप लोगों ने एक्सेल की जो पहली क्लासेस थी उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख के आओ। अभी जो मैं फॉर्मेटिंग करने वाली हूँ या एक्सेल में कुछ काम करने वाली हूँ उसमें बहुत सारी वो बेसिक चीजों को कवर किया गया है जो कि यहाँ पे नहीं कवर कर रही हूँ, वो एक्सेल की क्लासेस में कवर कर चुकी हूँ। सो रिमेम्बर टू डू दैट। अभी ये जो फॉर्मेटिंग कर रही हूँ ये मैंने एक्सेल की फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था और आपको बताया था प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है जब भी आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो। उस क्लास को इसलिए बोला था देखना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब हम लोग फाइनली बनाना शुरू करेंगे एक्सेल का। याद है मैंने बोला था B2 सेल से शुरुआत करना लिखना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू हिस्टोरिकल। हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली शीट पे काम कर रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा देके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा देके आप इसे क्लोज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसपे हम लोग एबिटा को निकालने वाले हैं। ठीक है, नाउ ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे जो आपके कीबोर्ड पे 7 नंबर के ऊपर दिया गया है, एंड देन आप डेटा शीट पे आ जाएंगे। डेटा शीट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, स्क्रॉल लेफ्ट करना आप बॉटम राइट से, ऊपर पे आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, उस पे क्लिक करना एंड यू विल प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको दिखेगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आ गया। अब इस तरह से हम लोगों ने क्यों लिखा, हार्डकोर क्यों नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ। कल को आप डेटा शीट चेंज करते हैं, सिर्फ इसी कंपनी का नहीं, हम लोग इस प्रकार का मॉडल बना रहे हैं कि डेटा शीट में कोई भी कंपनी डाल दो, आपका मॉडल आपको तुरंत रिजल्ट दे देगा। ओके, मॉडल डायनेमिक हुआ, इसका मतलब कि क्या है, कल को अगर मैं डेटा शीट में रिलायंस के अलावा किसी भी कंपनी का डेटा डाल दूंगी तब भी हमारा ये मॉडल वैसे ही काम करेगा जैसे कि वो पहले कर रहा था। मतलब फिर से आपको चीजें पूरी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, फिर से फॉर्मूले नहीं डालने पड़ेंगे, अपने आप मॉडल अपडेट हो जाएगा और 1 सेकेंड में आपको ये रिजल्ट शो कर देगा। किस तरह से करेगा, स्क्रीन पे देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है इस पर्टिकुलर रिलायंस के डेटा को चेंज कर देंगे टाटा स्टील में। जैसे आप टाटा स्टील में डेटा को चेंज करते हैं, आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आके देखो कि ऑटोमेटिकली आपका मॉडल अपडेट हो गया है, अभी टाटा स्टील के हिसाब से हो गया है। मतलब फाइनेंशियल फिगर्स भी चेंज होंगे अगर मैं डेटा डालूंगी तो इस तरह से आपका डायनेमिक हो चुका है मॉडल। मतलब आपको बार बार मॉडल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बेटर वे होता है। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, इसे जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया एंड का यूज करके, उसके कारण। नेक्स्ट आ जाता है, आप पूरे मॉडल में जो है लिंकिंग क्रिएट करके रखेंगे। हार्ड कोड नहीं करने वाले हैं डेटा को, मतलब खुद से टाइप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ हम ईयर्स लिख रहे हैं, ईयर्स में हम डेटा को हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, पूरा खुद से मैनुअली टाइप नहीं कर रहे हैं, हम इज इक्वल टू करके डेटा शीट पे जाएंगे एंड वहां से इसकी लिंकिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू किया, डेटा शीट पे गए,
यहाँ पे आप मार्च 14 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट जो ईयर है वो मार्च 14 है, एंड देन एंटर। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सेल जो है आपको नंबर शो कर रहा है, क्योंकि एक्सेल डेट को एज अ डेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, नंबर पे रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए Ctrl+1 करके आपको डेट की जो है फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो फॉर्मेटिंग में कर रही हूँ ये है हमारी कस्टम सेल फॉर्मेटिंग। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ स्क्रीन पे या अभी ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे, मतलब उस बच्चे ने मेरी एक्सेल की क्लासेस को नहीं देखा है। मैंने एक्सेल पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, अप्रोक्सीमेटली 15 क्लासेस मैंने एक्सेल में दिए, सिर्फ इसलिए ताकि अब जो मैं काम करूं यहाँ पे मुझे डिटेल में एक्सेल का काम बताना ना पड़े, आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजें होती है एक्सेल में और किस तरह से वो फाइनेंशियल मॉडल में काम आती है। एंड कस्टमर सेल फॉर्मेटिंग का टॉपिक जब मैंने एक्सेल में कवर किया था तब भी मैंने बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां पे भी मैंने इसे बहुत डिटेल में कवर किया, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है LTM लिखा मैंने, दैट इज टू से लास्ट 12 मंथ का डेटा भी हम लिखने वाले हैं एंड इसे राइट में अलाइन कर देंगे। ओके इसके बाद जो होगी वो हमारी बेसिकली फॉर्मेटिंग होने वाली है, पूरी प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग। जिस तरह से हमारी फाइनेंशियल मॉडल दिखनी चाहिए उस तरह से हम इसको फॉर्मेट करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉलो द स्टेप्स दैट इज बीइंग फॉलोड इन द क्लास। डिटेल में मैं नहीं कवर कर रही क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल की क्लासेस में मैं इसे कवर कर चुकी हूँ। यू जस्ट हैव टू वॉच इट कि कौन सी प्रकार की फॉर्मेटिंग इसमें हो रही है। ओके बेसिक फॉर्मेटिंग हमारी हो गई है, प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग जो हमको हमारी शीट के लिए करनी थी, ठीक है। अब देखो जब भी आप डेटा हमारे एक्सेल में डालेंगे, हमारी शीट पे डालेंगे, तो हम लोग हार्डकोर डेटा नहीं करने वाले, मतलब खुद से डेटा नहीं लिखने वाले। हम लोग जो है डेटा शीट से लिंकिंग करेंगे ताकि कल को कभी भी हम लोग डेटा शीट को चेंज करते हैं, रिलायंस के बदले कोई और भी कंपनी डालती है, तो हमारा मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए एंड हमको बार बार मॉडल नहीं बनाना पड़े एंड एक क्लिक में हमारा रिजल्ट शो कर जाए। इसके लिए लिंकिंग करते हैं। अब डायरेक्टली इज इक्वल टू डाल के लिंकिंग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई कोई सेल हमको एरर मैसेज शो करती है या कभी कभी कोई सेल हमको NA दैट इज नॉट अवेलेबल शो करती है। एंड बिलीव मी दिस इज द वर्स्ट मॉडल जहां पे किसी भी सेल में ऐसा कुछ दिखा रहा है। मेक श्योर कि आपका मॉडल आपको NA या एरर न शो करे, इसलिए हम लोग इफ एरर का फंक्शन यूज करेंगे। मतलब एक्सेल हमको तू वैल्यू शो करना, इफ अगर कोई एरर आता है तो हमको तू 0 शो कर देना, ठीक है। एरर मार्क या तो फिर NA ये सब लिख के मत शो करना, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा है इज इक्वल टू सेल्स, हम लोग लिख रहे हैं इफ एरर इज इक्वल टू सेल्स, इफ एरर लिखा हम लोगों ने। नाउ हमारी डेटा शीट पे आ जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके डेटा शीट में मार्च 14 की सेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और हम क्या बोले, अगर कोई एरर आता है तो तू भाई 0 शो करना है एक्सेल, बट एरर मत शो करना। एंटर प्रेस करेंगे एंड देन वी विल गेट द सेल्स वैल्यू। इसको आप ड्रैग कर लेंगे मार्च 23 तक, ठीक है। ये आपकी सेल्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी इनकम स्टेटमेंट में। हमारे पहली चीज जो हम लोग को फिल करनी थी वो आ गई सेल्स। अब इस पे भी फॉर्मेटिंग करनी रहेगी। क्या फॉर्मेटिंग करनी रहेगी? आपको इसको करेंसी में चेंज करना रहेगा। तो आप अपने डेटा को सिलेक्ट करके Ctrl+1 करेंगे,
करेंसी में जाएंगे, मुझे ये रुपीज में चाहिए, ऑलरेडी रुपीज में है, डेसिमल प्लेसेस 2 करके रख देंगे एंड नेगेटिव नंबर्स पे क्लिक कर देंगे एंड यू विल देन प्रेस ओके। अगर ये सारी जो सेटिंग जो स्क्रीन पे दी गई है ऐसी करना है एंड देन यू विल प्रेस ओके। सी आपकी जो है फॉर्मेटिंग वो अब चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट चीज जो आ जाएगी हमारी वो आ जाती है करेंसी में ही कस्टम की जो फॉर्मेट सेल था। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, कस्टम सेल फॉर्मेटिंग ये टॉपिक हम लोगों ने हमारे एक्सेल इन एक्सेल जो क्लासेस थी इसकी, मतलब कि बेसिकली बेसिक एक्सेल जो हम लोगों ने कवर किया था उस पे कवर की है ये सारे टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट भी बोला था जब मैंने कस्टम सेल फॉर्मेटिंग करवाया था, तब मैंने बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो आप स्क्रीन पे फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है, इट क्लियरली मीन्स कि आप लोगों ने वो एक्सेल के पार्ट को कवर नहीं किया है। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि जाओ वहां पे उसको कवर करो, कस्टम सेल फॉर्मेटिंग टॉपिक को भी कवर करो। इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है इस फाइनेंशियल मॉडल को प्रिपेयर करने में, शुरू करने में। आज जाके ये फाइनली 15-16 ये कोई क्लास होने वाली है जहां पे आपका मॉडलिंग शुरू हो रहा है। मतलब पिछली 15 क्लासेस में मैं एक्सेल कवर कर रही थी। इट मीन्स कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैंने कवर की होंगी। ये जो फॉर्मेटिंग मैं कर रही हूँ मॉडल को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन पे जैसी फॉर्मेटिंग दिख रही है आपको वैसे करना है। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो ब्रैकेट में आए, वो वाली कस्टम सेल फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने इसके चेंज कर दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेल्स ग्रोथ निकालेंगे। बट मैडम आपने तो बोला था कि इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से सीओजीएस माइनस ग्रोथ जीपी आ जाते हैं, सेल्स ग्रोथ की तो बात ही नहीं की थी। तो अब क्यों? क्योंकि हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं तो वहां पे एनालिसिस की जरूरत होगी, इसलिए हम लोग वहां पे सेल्स ग्रोथ को भी निकालेंगे। एक मिनट, सेल्स ग्रोथ निकालने से पहले हम लोग एलटीएम को भी निकाल देते हैं यार, उसे नहीं रहने देते हैं। इफ एरर करेंगे। अब मुझे सम चाहिए लास्ट 4 क्वार्टर्स का। हर क्वार्टर में 3 महीने रहते हैं, एलटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ, तो लास्ट 4 क्वार्टर का आप जो रहेगा सम कर दो। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, सम, रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा लगाओ, 0 करो, अगेन ब्रैकेट क्लोज करो एंड देन प्रेस एंटर। सॉरी, आई होप कि ये फॉर्मूला ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा। नाउ अब आप निकालेंगे सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ निकाल रहे हैं क्योंकि एनालिसिस करेंगे आगे चल के। सेल्स ग्रोथ मतलब कि क्या, एक ईयर और दूसरे ईयर के बीच में हमारी जो सेल है वो कितने परसेंटेज से ग्रोथ हुई है। तो पहले ईयर का तो कुछ नहीं आने वाला है, इसको आप बेसिकली हाइफन दे देंगे। अभी कुछ स्टूडेंट को हो सकता है हाइफन देने में दिक्कत जाए, आप हाइफन प्रेस करो एंड देन यू प्रेस एंटर। अगर आप डायरेक्टली हाइफन प्रेस करके एरो की मदद से नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाती है। एक्सेल कभी कभी उसको फॉर्मूला कंसीडर कर ले जाते हैं, ठीक है। इस हाइफन को भी मैं राइट साइड शिफ्ट कर देती हूँ अलाइनमेंट। नाउ आपको सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद मार्च 15 की सेल डिवाइड करेंगे आप, एक मिनट, ओके, इज इक्वल टू प्रेस करना है, मार्च 15 की सेल डिवाइडेड बाय मार्च 14 की सेल, ठीक है। इसको आप करने वाले हैं -1, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। सो हाउ यू विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, यू विल सिलेक्ट द सेल, ये हो गया आपका परसेंटेज में कन्वर्ट। मैं शॉर्टकट कीज का यूज कर रही हूं एंड उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को मैंने चेंज कर दिया है। ये हो गया आपका परसेंटेज में कन्वर्ट। -13 पॉइंट कुछ परसेंटेज आए, इट मीन सेल्स जो है वो गिरी है, इतने परसेंटेज से सेल्स गिरी है। एंड यू विल ड्रैग एंड ड्रॉप टू द होल लास्ट, ठीक है। इसको पूरी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। इसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज करेंगे क्योंकि ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, बेसिकली हम एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा अलग दिखाना है हमको, ताकि अलग से हाईलाइट हो। इटैलिक कर दो एंड इसके कलर को थोड़ा चेंज कर दो।
आई थिंक सो अब ये अब विजिबल है, पहले थोड़ा लाइट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, सेल्स में से क्या बोला था, सीओजीएस। रिमेंबर सीओजीएस क्या था हमारा, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जिसमें से हम लोगों को चेंज इन इन्वेंट्री को माइनस करना था। तो सीओजीएस करेंगे, इसको बोल्ड कर दो ताकि इसको हम लोग अलग से हाईलाइट कर सकें। ओके, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इफ एरर लगा के, यहाँ पे हर जगह आपको इफ एरर लगा के ही करना है ताकि कोई लास्ट में दिक्कत ही ना जाए, मॉडल में कुछ ऐसे चीजें वैल्यू ना दिखे जो आपको दिक्कत करे। सम करना है डेफिनेटली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से सम वाला फॉर्मूला अंदर लगा लो। रॉ मटेरियल आपका डायरेक्ट एक्सपेंस रहने वाला है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस करने के कॉस्ट से रिलेटेड है। पावर एंड फ्यूल रहने वाला है। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, एंड हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। वेल, अब इसको माइनस करना है। अब इसको क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय आपका चेंज इन इन्वेंट्री। -1 से इसलिए किया है क्योंकि आगे चेंज इन इन्वेंट्री में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर ले। ये बेसिक मैक्स फंक्शन था। ठीक है, यहाँ पे आपका सीओजीएस आ गया, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे टिल द लास्ट। ठीक है, एलटीएम ये नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि वहां पे अगर आप डेटा शीट पे जाएंगे तो वहां पे एलटीएम है ही नहीं, मार्च 23 तक के का डेटा है, तो हम लोग उसको 0 से चेंज कर लेते हैं, हाइफन कर लेते हैं अभी के केस में। ठीक है, एंड अगेन आपको जो है इसकी फॉर्मेटिंग ऊपर जैसे कॉपी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, कंट्रोल अल्ट वी करके पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको सिर्फ फॉर्मेट को पेस्ट करना है, बाकी डेटा को पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका सेल्स आ गया, सीओजीएस आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लेंगे। फिर से ये क्यों निकाल रहे हैं, ये फॉर आवर पर्सनल एनालिसिस, इसको हम लोग एनालिसिस के लिए निकाल रहे हैं, तो आप इसको भी लिख दो कैसे निकालते हैं सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। कॉमन सेंस बेसिस पे ये जाएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे एंड इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे हमारे शॉर्टकट की का यूज करके। इसी तरीके से डेसिमल प्लेसेस चेंजेस करो, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल भी आपका शो कर गया है। ठीक है, नाउ अब अपने को पता है अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना रहेगा। ओके, फॉर्मेटिंग सीओजीएस की भी वैसे करनी है। अगर आपको एक शॉर्टकट बताऊं, ये क्या है, रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है। ओके, इटैलिक में कर दो, कलर चेंज कर दो, शॉर्टकट बाद में इसको कवर करती हूँ, पहले हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देते हैं। टू मेक इट मोर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट, मैं इसकी जो कलरिंग है उसको थोड़ा और लाइट ग्रे कर रही हूँ। आई होप कि वो विजिबल है, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगली बार उसको डार्कर शेड दे दूंगी ताकि वो क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अपना सीओजीएस का एलटीएम रह गया ना, उसको अभी देखते हैं, कवर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कॉमन सेंस, आपका सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट को भी बोल्ड करके सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करेंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप टिल द लास्ट। अच्छा, यहाँ पे यही सीओजीएस का ना एलटीएम हमारा रह गया है थोड़ा, इसको भी हम लोगों ने बोल्ड कर दिया है, सेल्स की वैल्यू को थोड़ा बोल्ड कर दिया है।
अच्छा, यहाँ पे कॉलम की साइज को मैं चेंज कर रही हूँ। जैसे ही मैंने सेल्स की वैल्यू को बोल्ड किया ना, तो कॉलम की साइज छोटी पड़ रही है। इसके लिए भी मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी कि बिना किसी कंझट के एक एक लाइन को आगे करने से बेटर है शॉर्टकट की का यूज करो एंड डायरेक्टली वहां से आप अपना जो है कॉलम की साइज को ऑटो फिट कर दो अपने डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यू कैन डू विद दैट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे हो गई हमारी कॉलम की साइज चेंज। आई एम वर्किंग वेरी स्लो इन द एक्सेल जस्ट बिकॉज कि आपको ये क्लियरली विजिबल हो कि एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। फॉर्मेट पेंटर का आप यूज करके अपने डेटा की जो फॉर्मेटिंग है उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया है। ओके और अच्छा, यहाँ पे सीओजीएस का एलडीएम बचा था ना लास्ट 4 क्वार्टर का, वहां से भी हम लोग सीओजीएस निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू इफ एरर सम डेटा शीट पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आके क्वार्टर्स पे आओ। अच्छा, हम लोग को बाइफरकेशन नहीं दिया है तो आप लोग डायरेक्टली एक्सपेंसेस को ही पूरा ले लो लास्ट 4 क्वार्टर्स का। ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 अगेन ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये सीओजीएस आ गया। अब यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे ना, सेल्स माइनस सीओजीएस, ये आपका अब आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गया, आपके सीओजीएस अभी तक के निकाल दिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करने वाले हैं, तो हमारा आ जाएगा क्या, ये रहा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, ये भी इस पे इंक्लूडेड होने वाला है। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को और अदर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करेंगे, इंटरेस्ट नहीं माइनस करेंगे, हम लोग टैक्स नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग एबिटा निकाल रहे हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो हमारे 2 एक्सपेंसेस बच जाते हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को हम लोग हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं एबिटा निकालने के लिए। यहाँ पे आप अगेन हेडिंग डालने वाले हैं, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस के नाम से, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। इफ एरर का अगेन आप यूज करने वाले हैं सम, 2 चीजों का सम होने वाला है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का एंड अदर एक्सपेंसेस। कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, अदरवाइज ड्रैग भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0, अगर एरर आता है तो 0 शो कर दो, एरर मत शो करना, एक्सेल बेइज्जती हो जानी है वरना। ओके, इसकी भी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर देंगे ऊपर की तरह। अच्छा, क्वार्टर्स में हम लोगों ने देखा ना, हमको एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग उसको पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस में हमारे कुछ भी नहीं आने वाला है, वो ब्लैंक होने वाला है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे सीओजीएस आ गया, हमारा सेल आ गया, उसकी मदद से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम लोग हमारे सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा एबिटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वार्टर्स पे आप गए, यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है बाइफरकेशन, इट्स ओके, सेलिंग में कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही था। तो एलटीएम तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग इसका, क्योंकि बाइफरकेशन नहीं दिया गया है। आई होप मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे आप जाओ, एक काम करते हैं, हम लोग सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस का एज अ परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, जैसे ऊपर किया है ना एनालिसिस के लिए, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी निकाल लेते हैं। ये क्या हो रहा है, सेल्स से कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली कि सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है, हमारे खर्चे, हमारी सेल्स बढ़ रही है और हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो किस प्रोपोर्शन पे जा रहा है उसको भी हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि बेटर एनालिसिस हो सके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू किया हम लोगों ने दिस डिवाइडेड बाय दिस, परसेंटेज में चेंज कर दो शॉर्टकट की का यूज करके, 2 डेसिमल प्लेसेस तक के रख लो। ओके, एंड देन कॉपी। ओके, ठीक
इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके लास्ट तक के कॉपी कर दो। अभी मैं माउस से यूज कर रही हूँ, शॉर्टकट की या एरो की नहीं यूज कर रही हूँ, ताकि ज्यादा स्लो हो सके काम एंड उतने बेटर क्लियरेंस आपको मिल सके। ठीक है, अब आएगा हमारा एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये फॉर्मेट पेन करके हम लोगों ने पूरा ही उसको चेंज कर दिया है। सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एंड एडमिन माइनस करो तो आपका एबिटा आ जाएगा and you will drag and drop. See, here comes the end of the class. आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को कवर किया, दैट इज टू से हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया, हमारा एबिटा देख लिया। ठीक है, एबिटा निकालना सीख लिया हम लोगों ने, फाइनेंशियल्स के टर्म्स को सीख लिया हम लोगों ने, इनकम स्टेटमेंट में एबिटा बनाना तक सीख लिया है। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल मॉडलिंग की फर्स्ट क्लास, बेसिकली मैं बोलूं फर्स्ट फाइनल क्लास, जहां पे हम लोग एक मॉडल को प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत डायनेमिक मॉडल रहेगा। मतलब आप डेटा शीट को चेंज करते जाओ, अलग अलग कंपनी लाते जाओ, तुरंत आपका मॉडल चेंज होके आपको तुरंत रिजल्ट देगा। ठीक है, ये क्लास लंबी गई एज आई सेड, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल है, डिटेल में चीजों को समझाना है, वन गो में समझाना रहता है, इसलिए क्लास लंबी जाएगी। ज्यादा बात नहीं करते हैं, एंड करते हैं क्लास को यहीं पे। आई होप कि क्लास बहुत क्लियर थी। कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या कहीं से भी बताओ, ताकि अगली क्लास में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आखिरी तक बने रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। आई हैव सीन द एनालिटिक्स, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ चैनल देखते हो, सीखते हो, चलते बनते हो। सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो एंड शेयर भी। बाय।